देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के किसान की अहम भूमिका होती है। देश का किसान आज जिस माली हालत में है, उनको सुदृढ़ करने के लिए कई किसान संगठन आगे आते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में ऐसे मेहमान हैं जो राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिन्होंने किसान की माली हालत को कैसे सुधारा जाए, किस तरह किसान को मजबूती मिल सके, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे किसान नेता दशरथ कुमार जी से। दशरथ कुमार जी से जानेंगे कि लंबे समय से किसान, देश का किसान किस माली अवस्था से गुजर रहा है और आत्महत्या की बारी तक पहुंच जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए। आइए बात करते हैं दशरथ कुमार जी से। दशरथ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दशरथ जी, आप छात्र राजनीति जीवन से ही राजनीति के साथ साथ किसानों के कार्यों में भी लगे रहे। आज जो देश के किसानों की माली स्थिति है, वो कैसे है? मैं सबसे पहले तो एसटीएन चैनल का धन्यवाद हूँ, आभार व्यक्त करूँ कि आपने जिस विषय पे मुझे बुलाया। विषय बड़ा गंभीर है और विषय लंबा भी है, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात कह पाऊंगा। जी जी। ये देश भारत जो है गांवों का देश है और दुनिया में भारतीय की अर्थव्यवस्था आजादी के पहले और अंग्रेज के आने के पहले जी। दुनिया के अंदर अगर कोई अर्थव्यवस्था में मुख्य देश था तो भारत था जी। और भारत अर्थव्यवस्था में इतना मजबूत था कि इसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते। प्रश्न ये है कि 100 साल तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी रही और 1857 से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी का संघर्ष हुआ। उसके बाद हम लोगों ने दुनिया को देखते हुए भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने कहा जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार चलाएगा। और कहने में लोकतंत्र का अर्थ है जनता की भागीदारी से सरकार चलती है, जनता सरकार चलाती है। लेकिन हमने शुरू में इसको विकृत रूप दे दिया 1951 में कि राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से देश की सत्ताएं चलने लगी, जनता अपना प्रतिनिधि बना के भेजने लगी और जनता की सरकार तो बहुत दूर हो गई। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि आज दुनिया में वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन जो है, WTO के माध्यम से हमने दुनिया के व्यापार को एक पक्षीय द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से करीब ले लिया। तो आज दुनिया को जरूरत क्या है? अर्थ कैसे कमाया जाए? तो दुनिया में सबसे ज्यादा संसाधन वो भारत में है। तो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कृषि को भी वहां ले गए। तो हमारे देश में किसान की और खेती की जो स्थिति है 1990 के बाद से विकृत होती चली गई, क्योंकि हमको ना तो उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलता है और ना उत्पादन लागत कम हो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास हो। तो दोनों दृष्टिकोण से गांव का किसान जो है, लगभग 15 करोड़ परिवार जो गांव का किसान है, वो अपनी बर्बादी के स्थिति में आ चुका है। उसको समय पे ना तो भाव मिलता है, ना समय पे उसको सुविधाएं मिलती है, ना समय पे उसका कोई विकास है। हम सरकार चलाते हैं, बहुमत की सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार कोई पार्टी चलाए, लेकिन हमारा कहना है कि गांव के विकास के लिए जो मूल धारणा है, अवधारणा है, जो गांधी जी तक कहा करते थे कि ग्राम स्वराज ही देश की मुख्य समस्याओं का समाधान है, हम उधर बढ़े ही नहीं। हमने गांव को अपना शोषण का केंद्र बनाया और शहरी विकास की, हम शहरी विकास के विरोध में कतई नहीं, गांधी भी नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन शहरी विकास गांव की बुनियाद को खत्म करे बने, वो गलत बात है। गांव अपनी जगह बने रहना चाहिए और गांव का मतलब भी मैं साफ कर दूं, ग्राम स्वराज को हम बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज को झोंपड़ों का रहना वाला आबादी एरिया गांव नहीं है। गांव का मतलब ये नहीं ईंट पत्थर लोहा चूना मकान बन जाए, ये नहीं गांव।
गांव का मतलब है आपसी रिश्ता, भाईचारा, समझ और सद्भाव, ये गांव में खत्म हो गए। बिल्कुल। कि आर्थिक व्यवस्था के दौर में जब गांव आए तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा धन की हो गई, तो आज गांव के रिश्ते खत्म हो गए। और गांव से आने वाला शहर में जो पलायन करके आदमी आता है वो भी रिश्ते खो देता है। बिल्कुल। तो जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे, हमारे संबंध ही नहीं रहेंगे, आत्मीयता ही नहीं रहेगी, प्रेम ही नहीं रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज गांव के शोषण पर शहर बन रहा है। हम कह रहे हैं गांव को अपनी जगह पर रहना दो। और गांव क्या मांगता है? गांव आपसे कहता भाईचारा, प्रेम, सद्भाव हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। यही तो गांव में है, यही ग्राम स्वराज है। और गांधी के 12 जो सिद्धांत ग्राम स्वराज के, उसका मुख्य रूप है मनुष्य की सर्वोच्चता। आज मनों की सर्वोच्चता खत्म हो गई। आज क्या पैसे की सर्वोच्चता है या मशीन की सर्वोच्चता है? आदमी कहाँ है? आदमी पिक्चर में नहीं है कहीं पर भी। और गांधी कहते हैं ग्राम स्वराज का मूल मंत्र है आदमी की सर्वोच्चता होना चाहिए, उसकी नैतिकता होना चाहिए। नैतिक भी नहीं आदमी। अपने धन को कमाने के लिए हम किसका कारोबार कर रहे हैं? हमारी जमीन बेच रहे हैं महंगे महंगे दामों पर। और किससे कहने से बेच रहे हैं हम लोग? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के कॉर्पोरेट एकाधिकार स्थापित करके सड़कें बना रही है, बड़ी बड़ी हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस बना रहे हैं, सारा काम बना रहे हैं। और 4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जा चुकी है हमारी। हमारे बचा क्या है? और आने वाले सालों में और जमीन चली जाएगी तो खेत तो बचेगा नहीं। जब खेत नहीं रहेगा किसान कैसे रहेगा? गांधी जी कहते थे गांव की परिभाषा जो है, पहले खेत होना चाहिए, फिर किसान होना चाहिए, फिर उत्पादन होना चाहिए, फिर उसका विकास होना चाहिए। तो गांव पर आधारित विकास कहाँ है? हम शहर पर आधारित विकास गांव को तैयार कर रहे हैं। तो गांव खत्म हो रहे हैं। 7 लाख करीब गांव थे, आज 6 लाख के ऊपर गांव रह गए। तो हम आज भी कहना चाहते हैं कि गांव पर आधारित अर्थव्यवस्था इस देश को चला सकती है। अभी कोरोना के काल में आपने देखा सारे उद्योग कारखाने ठप हो गए, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था ने आपको बचाया ना। तो हम आज से कहते हैं कि गांव में ग्राम स्वराज होना बहुत जरूरी है। और ग्राम स्वराज का पहला पार्ट बताया मैंने आपको, मिलजुल के फैसला करें। गांव के लोग बैठे, सारे लोग बैठे, महिलाएं भी बैठे, और गांव की समस्या पर चर्चा करें, विचार करें, अच्छाई को एक तरफ लें, बुराई को छोड़ते चले जाएं। तो धीरे धीरे गांव विकसित हो जाएंगे। और जो गांव आम सहमति से निर्णय करना शुरू कर देगा उस गांव की तो कोई बात ही नहीं है। आम सहमति ही निर्णय हो और आम सहमति नहीं भी हो तो कम से कम हमको सर्वानुमति तो होना ही चाहिए ना। सब लोग मिलकर तय करें, अपनी बात करें। अभी यही पता नहीं गांव को विकास की क्या चाहिए। हमको गांव में चाहिए सड़क, हमें गांव में चाहिए भाईचारा। सरकार बना रही है सड़कें, सरकार बना रही है बिजली के खंभे, सरकार बना रही है स्कूल। हम कह रहे इसकी जरूरत नहीं है। ग्राम सभा को जो आपने पंचायत राज में अधिकार दिया है, ग्राम सभा से पूछ के आओ कि आप चाहते क्या हो गांव में। ग्राम सभा को पता ही नहीं है। जो केंद्र की राज्य की योजनाएं आती है वो गांव में एजेंसी पंचायत काम शुरू कर देती है। हम कह रहे हैं पंचायत तो बना दिया आपने, ग्राम सभा का स्वरूप क्या है? पंचायत कार्यकारी एजेंसी हो सकती है, ग्राम सभा उसकी पूरी बॉडी आम सभा है। बिल्कुल। और कभी आम सभा ग्राम सभा खत्म होती ही नहीं है। लोकसभा खत्म हो जाएगी, विधानसभा खत्म हो जाएगी, ग्राम सभा थोड़ी खत्म होगी। तो हमने कहा देश को मजबूत बनाने के लिए ग्राम सभा को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। वो ग्राम सभा मजबूत होगी तो ग्राम सभा की शुरुआत हो जाएगी ग्राम स्वराज की। तो हम आज भी कह रहे हैं कि हमको ग्राम सभा को सशक्त बनाना है। वो ग्राम सभा में लिए गए निर्णय को केंद्र और राज्य माने। वो गांव को क्या चाहिए ये तो गांव के लोग बैठ के तय करें ना। लेकिन गांव के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं बेचारों को क्या हो रहा है। दिल्ली और जयपुर के सरकारें बैठ के तय कर देती है, गांव के लोग उसको मान लेते हैं। अब गांधी का ग्राम स्वराज ये कहता है कि गांव के लोग जो बैठ के तय करें इसको केंद्र ही माने और राज्य भी माने, तो देश के हित में ही है। तभी अर्थव्यवस्था सुधरेगी ना। हमें कौन सी चीज पैदा करनी है, कौन सी नहीं करनी है। कॉमर्शलाइजेशन खेती हम कर रहे हैं, व्यवसायिक खेती। हाँ, आदमी को ले जा रहे हैं धन कमाने के लिए, और धन कमाने जा रहे तो पैसा कितना खर्च हो रहा है उसके पता ही नहीं लोगों को। आज हमारा लहसुन की खेती मान लो 20,000 रुपए प्रति कुंटल बिक रहा है, 30,000 कुंटल भी बिक रहा है, और कभी 2,000 कुंटल भी बिक रहा था। तो कहाँ तारतम्य दोनों का? धान की स्थिति ले लो, 4,000 रुपए कुंटल भी है, 5,000 रुपए कुंटल भी है, 2,000 कुंटल भी बिका। तो हम कह रहे हैं उत्पादन वो करें जो हमारे हित में हो, लेकिन हम पैसा कमाने के लिए उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है सारा काम। इसलिए खेती को बचाना, गांव को बचाना, किसान को बचाना हमारे देश की संवैधानिक प्राथमिकता होना चाहिए, जो है नहीं। आज गांव खाली हो रहे हैं। पहले गांव में 82% लोग थे, आज 57% लोग गांव में रह गए। खेती में कितने लोग हैं आप जानते हो पूरी स्थिति। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम गांधी के ग्राम स्वराज को बिना स्वीकार किए हुए देश की समस्याओं का समाधान
नहीं कर सकते। हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम भी साथ हैं। एमएसपी गारंटी की कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी गारंटी कानून बने, किसान को लाभ मिले, लेकिन कब मिलेगा? तब हम डब्ल्यूटीओ से बाहर होंगे। अगर हमारा भाव बढ़ जाएगा और वहां से उत्पादन सस्ता होगा तो हमारा जो व्यापारी है उपभोक्ता को सस्ता माल बेचेगा ना, हमारा माल क्यों बेचेगा? इसलिए हम भारत सरकार से कहते हैं कि व्यापारी की जो आयात निर्यात नीति वो किसान के हित में बनना चाहिए, वो बन नहीं रही हमारे यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास बता दूं आपको कि हम सरसों का तेल बाहर से मंगा रहे हैं, सरसों बाहर। अगर सरसों उत्पादक को पैसा दे दें पूरा, तो यही देश में सरसों पैदा होने लग जाएगी, अच्छे लोग पैदा करेंगे। लेकिन हम उनको पैसा नहीं दे रहे, 70,000 करोड़ से अधिक हम उनको दे रहे हैं। बात फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे रहे हैं 2 लाख करोड़ के लगभग हम लोग। क्या मतलब इसका? अगर ये पैसा गाँव को मिल जाए तो गाँव जैविक खेती की तरफ बढ़ेगा, आगे देश बढ़ जाएगा हमारा। तो मेरा तात्पर्य दिनेश जी आपसे यही है कि गांव को बढ़ाना बहुत जरूरी है, आर्थिक उत्पादन गांव का बढ़े, वो भी कम लागत में बढ़े। अगर लागत बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ने को लाभ नहीं मिलेगा, और किसान मजबूत होगा, देश मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमने कहा ग्राम स्वराज देश की बुनियाद है। अब इसको लागू कैसे करें, इसमें विचार कर रहे हैं हम लोग। दशरथ जी, आप राष्ट्रीय समन्वय संयोजक हैं, तो देश भर में जब इस तरह की मीटिंगें होती है तो उसमें आप क्या तय करते हैं? अभी हम लोगों ने कोरोना के बाद से लोगों को समझाने की कोशिश की कि ग्राम स्वराज क्या है जी। क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूं कि आजादी के 75 साल के बाद में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ग्राम स्वराज की चर्चा ही नहीं की। बिल्कुल। सरकार में आने की चर्चा करते हैं, सरकार से जाने के बाद फिर आने की चर्चा करते हैं, लेकिन मूल समस्या ग्राम स्वराज की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो गांव को लोग ये समझते हैं कि पंचायत राज ही ग्राम स्वराज है, अधिकारी भी ये समझते हैं कि पंचायत राज ही ग्राम स्वराज है। लेकिन हम उनको समझा रहे हैं पिछले 2 सालों से कि ग्राम स्वराज बुनियाद है देश की, और पंचायत राज कार्यकारी एजेंसी है व्यवस्था चलाने के लिए। दोनों बहुत अंतर है। एक तो देश की बुनियाद है, एक कार्यकारी एजेंसी हो। पंचायत में पैसा आता है, तरह तरह के फंड आते हैं, पर वो पंचायत के लोग बैठ के तय करते हैं। गांव की ग्राम सभा से बैठ के तय होता ही नहीं है। ग्राम सभा की आवश्यकता क्या है, इसको निर्णय कौन करेगा? दिल्ली और जयपुर जो बैठ के तय करते हैं उसको पंचायत मानती है, और पंचायत की बात को लोग मान लेते हैं बेचारे। तो हम कहते हैं ग्राम स्वराज की बुनियाद ये है कि हम गांव के लोग बैठ के तय करें, वो ग्राम स्वराज है। अब लोग मुझसे पूछते हैं, अभी कर्नाटक में मीटिंग बेंगलोर में, दशी जी कैसे करेंगे? मैंने अभी कोई जरूरत नहीं किसी को करने की। अभी आपको देश के 25, 30, 40 लोगों को समझने की आवश्यकता है ग्राम स्वराज है क्या। और जिस दिन आप ग्राम स्वराज को समझ जाओगे उस दिन देश को मालूम पड़ जाएगा ग्राम स्वराज क्या, समझे ही नहीं लोग। यानी पार्लियामेंट का मेंबर भी ग्राम स्वराज को नहीं समझ रहा, असेंबली का मेंबर नहीं समझ रहा, गांव का मेंबर नहीं समझ। ग्राम स्वराज है क्या? 75 साल में हमने गांव को केवल वोट देना सिखाया, और राजनीति पार्टी के माध्यम से वोट दे रहे हैं, और पंचायत अपना काम कर रही है। पंचायत की शिकायत लेके कहाँ जाएंगे हम? कलेक्टर के पास जाएंगे। और हम ये कहते हैं गांव तो सार्वभौमिक सत्ता है, गांव पहले बना, कलेक्टर बाद में बना है। तो हमारी समस्या का समाधान गांव वाले करेंगे, कलेक्टर करेगा? शिकायत हमको है और वही जा रहे हैं हमारी बात लेकर के। इसलिए हमने कहा 3 सरकारें, केंद्र की सरकार, संघीय सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गांव की सरकार हो। तो गांव की सरकार गांव का निर्णय करे, अमली अमल पहनाए, उसको कौन लागू होगा? इसलिए हम पार्लियामेंट से भी कहेंगे कि संविधान में संशोधन कीजिए, ग्राम सभा को वो अधिकार दे दीजिए कि गांव का मामला गांव में निपट जाए, और गांव में वित्तीय व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि आपके पास नहीं आए लोग बैठ करके। अभी हम लोग वित्तीय व्यवस्था के पास आते हैं। मैंने इनसे कहा भी दूसरी मीटिंग में, कहा नोएडा में, हमने कहा देश में 48 लाख करोड़ का बजट केंद्र का और 47-96 लाख करोड़ का बजट पूरी देश के राज्य सरकारों का। तो हमने कहा 95-96 लाख करोड़ का बजट ही देश में बनता है, और गांव हमारे 7 लाख के लगभग है। तो 7 लाख गाँव को 2-2 करोड़ रुपए भी दे दें हम लोग, गाँव अपने खड़े जाएंगे 14 लाख करोड़ में। बहुत जरूरत क्या हमको? लेकिन गांव की सरकार को देश की सरकार पैसा नहीं देगी। वो कहेगी हम पंचायत के माध्यम से देंगे, हमारी योजनाओं के माध्यम से देंगे, और ज्यादा दे रहे हैं हम आपको 14 लाख करोड़ से भी। हम कह रहे बहुत गलत बात कर रहे हो आप। हमारे गांव को आवश्यकता उसके मुताबिक दीजिए ना पैसा, हमारे गांव के लोग बैठ कर तय करेंगे। और एक बार करके देख लीजिए कि एक गांव को आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए और गांव के लोग बैठ के फैसला करें। साल भर बाद मॉनिटरिंग कर लीजिए उनकी, अगर पैसा मिसयूज हुआ, गलत हुआ, दोबारा मत देना। तो गांव के लोगों को पता है कि स्कूल में कितनी बाउंड्री बनानी है, खुरंजा कितना बनाना है, रोजगार किसको देना है, वो सब अपना कर लेंगे काम। लेकिन आपको गांव पे भरोसा ही नहीं। आपको तो अपनी एजेंसी पे भरोसा है जो पंचायत बनी हुई है कि पंचायत करेगी जो सही है। हमने गलत बात है।
इसलिए ग्राम स्वराज की मूल धारणा है कि गांव के लोग बैठ के अपना फैसला करें और सरकार उस फैसले को माने। जैसे मैंने आपसे कहा कि 95 लाख करोड़ के बजट में से हम कितना मांग रहे हैं, 14 लाख करोड़ ही मांग रहे हैं, और एक गांव को आप 2 करोड़ रुपए दे देंगे तो गांव अपना बड़ा हो जाएगा 5 साल बाद। चाइना ने विकास अपना इसीलिए किया है, लेकिन हम वहां क्या करें, 70 लाख की सड़क बनेगी, 75 लाख का खंबा लगेगा, क्या जरूरत है हमको? गांव के लोग तय करें, और हमने पूरे गांव को खत्म कर दिया। आज पूरे गांव आश्रित है कॉर्पोरेट पर। अगर पानी नहीं आएगा, पानी किससे पिएगा? शहर से पानी गांव में जा रहा है, जबकि गांव का पानी गांव में था ना, कुआं भी था, बावड़ी भी था, तालाब भी था, सब कुछ खत्म हो गया ना। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं ग्राम स्वराज को लोग समझने की कोशिश करें, और दिनेश जी अभी केवल समझा रहे लोगों को ग्राम स्वराज है क्या। अब हमारा संघर्ष नहीं है, हमारी कोई टकराट नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। अभी हम केवल ये समझाने का प्रयास करेंगे ग्राम स्वराज गांधी क्या चाहते थे, और गांधी चाहते थे गांव की संपत्ति गांव में रहे, गांव का कुटीर उद्योग मजबूत हो, गांव का आदमी गांव में काम करे। शहर में कब आई? जब जरूरत हो ज्यादा, वरना गांव का गांव में रहे। शहर से हमारा कोई विरोध नहीं है, और शहर का मतलब गांव का आदमी शहर में आके भाईचारा बनाता, वो भी ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज का मूल मंत्र भाईचारा ही तो है, सद्भाव ही तो, रिलेशन ही तो है ना। शहर में भी रिलेशन खत्म हो रहे गांव से आने वाले लोगों के, और गांव में खत्म हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा गांधी के ग्राम स्वराज के 12 सिद्धांत हैं। सबसे पहला मानव का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, दूसरा है हमारा शरीर का श्रम होना चाहिए, तीसरा हमारी समानता होना चाहिए, चौथा हमारी संकल्पता होना चाहिए, पांचवा हमारा स्वदेशी होना चाहिए, उसके बाद स्वावलंबन होना चाहिए, फिर सहयोग होना चाहिए, फिर सत्याग्रह, फिर सर्वधर्मों की समानता, और उसके बाद में पंचायत राज। पंचायत राज भी हमने जोड़ा है। बिल्कुल, गांधी कहते हैं पंचायत राज आखिरी में है, उसके पहले सब चीजें होना चाहिए। बिल्कुल। दशरथ जी, आप छात्र राजनीति से ही इन कामों में लग गए थे, और आपके साथ बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जुड़े हुए थे जिनके सानिध्य में आपने काम किया। तो उस समय भी आपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, क्या थी वो घटनाएं? प्रश्न है कि जब मैं 1972-74 के अंदर छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश करने लगा, तो मुझे सबसे पहले मेरे मार्गदर्शन मिले जयप्रकाश बाबू जी। और जयप्रकाश जी ने कहा लोक नीति सबसे बड़ी नीति है, राजनीति में लोक नीति को मानो। लोक नीति का मतलब है गांव की समिति जनता तय करे, वो नीति बनना चाहिए। जी। उसके बाद हमको नाथूराम मिर्जा मिले। नाथूराम कहते थे गांव के लोगों का विकास ही देश का विकास करेगा, गांव आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और वो उन्होंने कहा मैं इसी बात पे चल रहा हूँ, इसलिए 96 तक वो आखिरी चुनाव भी जीत के आए, और पार्लियामेंट में वहीं भी देहांत हुआ उनका। तो चौधरी चरण सिंह, नाथूराम मिर्जा, जयप्रकाश नारायण मेरे आदर्श हैं। और इन्होंने एक ही बात बताई कि गांव के विकास की हम बात करेंगे तो देश की विकास अपना हो जाएगा। और गांव का विकास क्यों है, जैसे राजस्थान में बताऊं आपको, कोटा संभाग की बताता हूँ बात। यहाँ पर 1974 में सीएडी बनी, और सीएडी में कैचमेंट हुआ, कैचमेंट के कर्जे किसान के माथे लग गए। तो जब किसान कर्ज बैंक में जाता था तो पहले देने पड़ता था पैसा। हमने संघर्ष किया 12, 15, 20 साल तक, वो कर्जा माफ हुआ। उसके बाद नहरी तंत्र निकला, नहरी तंत्र की बात आ गई। हमने यहाँ पे 2,29,000 हेक्टेयर में कोटा कमांड में नर्स आरएमसी एलएमसी सिंचाई की बात की, 2,29,000 मध्य प्रदेश में बात की। तो 4,58,000 हेक्टेयर में जब चंबल की नहर से पानी पहुंचने लगा तो पानी का सदुपयोग नहीं हुआ, तो जमीनें खराब हो गई। तो केजमेंट आया, केजमेंट ठीक करवाया। उसके बाद हमने किसान से कहा कि ये पानी बहुत कीमती है, तो भारत सरकार ने अपनी नीति बनाई, राज्य सरकार नीति बनाई, जल नीति। जल नीति पे जल प्रबंधन समिति बनी, जल प्रबंधन समिति के सभापति बन गए। अब आज हमसे कहते हैं भाई आप काम करो, काम उनके पास है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल बात चलेगी ना वहां पर। इसीलिए मैंने कहा कि 800 क्यूसेक पानी वेस्ट बहने के बाद भी हमको पानी नहीं मिल रहा। 500-700 करोड़ में खर्च हो गए 1200 करोड़ में से। तो 800 करोड़ का मतलब ये है कि कम से कम हम 1000 करोड़ रुपए का कृषि उत्पादन हर वर्ष कर नहीं ले पा रहे। ये 800 हेक्टेयर जमीन पानी है, 800 क्यूसेक, ये 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई कर सकता है। कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी। सब कह रहे हैं 800 क्यूसेक पानी व्यर्थ बह रहा, हम भी कह रहे हैं व्यर्थ बह रहा है। इसका उपयोग क्या है? 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि उत्पादन किया जा सकता है इस पानी से। तो आप खुद ही कह रहे हो कि 1,02,000 हेक्टेयर में 1500 क्यूसेक दे रहे हैं हम लोग एलएमसी में, तो 800 का मतलब 52-54,000 करोड़ हेक्टेयर हो गया।
तो हम कह रहे हैं 52-54 हजार हेक्टेयर के उत्पादन हम लेंगे तो 1200 से लेकर 1500 करोड़ का उत्पादन होगा। किसानी जेब में जाएगा ना, कौन दे रहा है इसके ऊपर, कोई सोच ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं किसान को बचाने के लिए पानी का सदुपयोग करना पड़ेगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तब किसान बचेगा। अब आप देखिए, कोटा की कृषि उपज मंडी है, हाड़ौती की कृषि उपज मंडी है, मैं हाड़ौती की बात करूं आपसे, 7,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष रबी में उत्पादन होता है। तो 7,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के उत्पादन में हम 70, 80, 90 करोड़ रुपए तो मंडी टैक्स दे देते हैं, 100 करोड़ से ऊपर मंडी टैक्स दे देते हैं, एक 60 के ऊपर हिसाब लगाएंगे तो। पर यहाँ किसानों क्या मिल रहा है, बरसात आती है उसका माल भी जाता है, किसान की वैल्यू है, किसी मंडी में चल जाए कोई लेना देना नहीं उसका, क्योंकि सरकार की नीति, सरकार का सोच, सरकार का लक्ष्य किसान नहीं है, उसको लॉलीपॉप देकर के अपने प्रति आकर्षित करना है, यही तो सारा कारण है। आज किसान तो पूछेंगे तुम्हें आंदोलन करना है, कौन सा आंदोलन, आंदोलन कौन सा करना, भरोसा ही नहीं आंदोलन के ऊपर। जबकि पहले अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे लाखों लोग आते थे, डॉक्टर लोहिया बोलते थे लाखों लोग आते थे, इंदिरा गांधी बोलती थी लाखों सौ लोग आते थे, आंदोलन हुआ करते थे। अब मैंने कहा 2001 के बाद से कौन सा आंदोलन हो रहे हैं, 25 साल में देश में आंदोलन खत्म हुए, किसानों के आंदोलन कहाँ है, सिमट गए ना, क्योंकि किसान की समझ खत्म हो गई। सरकार उनको एक बात कहती है नरेगा में आ जाओ, सरकार कहती है 5 किलो गेहूं ले लो, सरकार कहती है आयुष्मान योजना ले लो, सरकार कहती है कपड़ा फ्री ले लो, सरकार सब दे रही है उनको फ्री, लेकिन सरकार कहती है संघर्ष मत करना, सरकारें कहती है संघर्ष मत करना, बुनियादी बात मत करना, लोकतंत्र की बात मत करना, तुम सब ले लो। तो आदमी क्या कह रहा है, सब मिल तो रहा है हमको, आपके साथ क्यों लगे। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति देश में बन रही है, राजस्थान हाड़ौती में बन रही है। मैंने आपसे कहा हाड़ौती पूरे राजस्थान का सबसे ज्यादा फर्टिलिटी एरिया है, 30,000 करोड़ रुपए की फसल हाड़ौती में होती है रबी और खरीफ में। उसमें कौन बोल रहा है, उसमें कोई बोल ही नहीं रहा। वो मंडी का अध्यक्ष अविनाश लाठी बार बार कहता है मंडी का विस्तार करो, मंडी का, अरे हमने कहा यहाँ बहुत सारी संस्थाएं और भी तो है, वो भी तो बोले। जो पूरी हाड़ौती के विकास का आधार कृषि उपज मंडी है, जहां पर 8-10 हजार करोड़ रुपए का माल आगे बिकता है, उसके विस्तार की बात हम 15 साल से कह रहे हैं, विस्तारित करो, सब्जी मंडी को भी लाओ, इसको मिलाओ, कॉरिडोर बनाओ, किसान को लाभ मिलेगा। अभी लहसुन को यहाँ आए तो कितना लाभ मिला, 5 कट्टे लहसुन के लिया था, 15 कट्टे गेहूं के लिया था, दोनों बेच के चल जाता है। उसी तरह हम कहते हैं सब्जी मंडी, फल मंडी एक जगह होना चाहिए ना हमारी, लेकिन कौन सुन रहा उसकी। ग्रैंड मर्चेंट सीड एसोसिएशन का अध्यक्ष 12-15-20 साल से साफ विस्तार होने, और मैं भी कह रहा हूँ विस्तार होना चाहिए, सुन कौन रहा आपकी। किसी भी पॉलिटिकल संस्था ने अगर आज तक एक बयान भी दिया हो कि साहब कोटा कृषि मंडी के विस्तार में, मुझे बता दिया आदमी, सोच ही नहीं उनका। एयरपोर्ट का होने चाहिए, यहाँ पर पर्यटक आना चाहिए, यहाँ पर सब आना चाहिए, लेकिन किसी का विकास नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाड़ौती के अंदर सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र विकास आधारित कृषि है, 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है कोटा संभाग में, 11 लाख रबी, 11 लाख खरीफ, 22 लाख हेक्टेयर में पैदावारी को हम जोड़ेंगे ना, अगर 1 लाख 1.25 लाख हेक्टेयर से भी, तो 30,000 करोड़ हो जाता है। ये सोच ही नहीं किसी के पास। इसलिए मैंने तो लोगों से कहा कि हम तो ग्राम स्वराज के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से सबको साथ लेकर एक ही बात करेंगे कि हाड़ौती का विकास होना चाहिए, हाड़ौती के आगे बढ़ना चाहिए, और हाड़ौती में पर्यटक भी आए, हाड़ौती में एयरपोर्ट भी आए, लेकिन साथ में कृषि के विकास की में बात सोचना ज्यादा बढ़िया है, और इसके साथ देश की भी बात सोच रहे हैं, और देश के लिए ग्राम स्वराज जरूरी है। वहाँ कोई समस्या नहीं है, अगर हमारा गांव से प्रस्ताव पास हो जाएगा 7 लाख गाँव से कि हमें ये चीज अपना मिल जाएगी, हमको जरूरत क्या हमको बात करनी किसी की। लेकिन राजनीति पार्टियां नहीं चाहती है कि ग्राम स्वराज है, गांव के लोग बैठ के फैसला करना सीखे। अगर गांव के लोग बैठ के फैसला करना सीखेंगे तो वो कौन पूछेगा। इसलिए राजनीति पार्टियां सबसे बड़ी इसके बाधक बनी हुई है। लेकिन 5 साल तक आप दल से ऊपर होकर चलो ना कम से कम, तो आपका विकास है। और यही बात ग्राम स्वराज गांधी से कह रहे हैं, गांधी भी ये कहते हैं। और गांधी क्या कह रहे थे, और गांधी ने तो कहा कि देश बनाना जरूरी है, देश को चलाना इतना जरूरी, इतना देश बनाना जरूरी है। और यही अंतर था गांधी में और सरकार के लोगों में। बिल्कुल। दशरथ जी, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिलता, आपने कई बार संघर्ष कर अधिकारियों से और संभागीय आयुक्त कई जगह आप हमेशा लड़ते रहते हो, क्या समस्या रहती है? भाई हमने हमारे देश के कृषि को WTO के हवाले कर दिया ना। विश्व व्यापार संगठन तय करता है कि कौन सी उपज का कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सा आयात कौन निर्यात होना। इसलिए हमने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री जी को थोड़े दिन पहले कि अब समय आ गया है कि देश की कृषि को WTO से मुक्त करें और यहाँ के व्यापार को अपने हवाले करें।
अभी क्या, मान लीजिए अभी हमने कहा कि हमारे भाव 3,000 रुपये होना चाहिए। जी अगर दुनिया के लोग सब्सिडी दे रहे हैं दूसरे किसानों को, वो यहाँ 2200 में आगे पड़ रहा है, तो व्यापारी 2200 में बेचेगा ना। बिल्कुल। तो हमने कहा किसान को उचित मूल्य मिलने के लिए, लाभकारी मूल्य मिलने के लिए WTO से बाहर आना ही पड़ेगा, और किसान को उत्पादन लागत कम हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी पड़ेगी जैविक खेती के प्रति, ऑर्गेनिक खेती के प्रति। क्योंकि भारत सरकार ही तो है जिसने हमको फर्टिलाइजर के आगे बढ़ा दिया, और फर्टिलाइजर आने के बाद क्या हुआ, हमारी कृषि लागत बढ़ती चली गई, बिल्कुल। और खर्चा हमारा बढ़ते चला गया, किसान कर रहे तो चला गया। तो आज हम वापस ही टर्न पे आ रहे हैं कि लोगों को फर्टिलाइजर लेस खेती करना चाहिए। हमने 28 लिखा कि उसको लेस होना चाहिए ना। जब वो रसायन युक्त खेती से मुक्त हो जाएगा तो बीमारी नहीं होगी ना। आज हमारे देश में क्या है, 88% लोग बीमार हैं। वो इसीलिए बीमार हैं कि हम लोग जैविक खेती से बाहर जा चुके हैं और रासायनिक खेती में वो अपना काम कर रहे हैं। और रासायनिक खेती इतनी खतरनाक खेती है कि आदमी को जीते जी मार देती है। 75% तो आदमी का पैसा इलाज में खत्म हो रहा है, कैसा आदमी ठीक होगा? इसलिए धीमा जहर है, वो धीमा जहर है। गंगानगर में तो करीब, पंजाब में तो सारे लोग कैंसर के मरीज हैं, 78% लोग सारे कैंसर है। और यहाँ भी है, किसी का ब्लड कैंसर है, किसी का क्यों पता है? उसका कारण क्या है कि हम फर्टिलाइजर युक्त खेती कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हम कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं, ये सब क्या है? तो हमने कहा WTO से बाहर आना ही पड़ेगा किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिए। और जो छोटी मोटी बातें तुम करते रहते हैं, कोई बात ही नहीं है ऐसी, लेकिन मूल समस्या है कि कृषि को WTO से बाहर आना ही चाहिए ताकि हमारा व्यापारी भाव तय कर सके। अभी अंतरराष्ट्रीय से भाव तय होते हैं, हम क्या करेंगे उसका? बिल्कुल। इसलिए खेती को WTO से बाहर आना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। दशरथ जी, जैसे भारत सरकार किसानों के हित के लिए क्या ऐसी योजना बनाए ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके? भारत सरकार बहुत काम कर रही है किसानों के हित में, लेकिन उनको अमली जामा नीचे कौन पहना रहा है? भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित में बहुत काम कर रही है, सैकड़ों योजनाएं किसानों के हित में हैं। लेकिन मूल जो योजना हो वो है गांव के लोग बैठ के गांव का निर्णय करना सीखे, और गांव से जो प्रस्ताव पास हो भारत सरकार और राज्य सरकार उसको लागू करे। अभी क्या योजना ऊपर से आती है, और योजनाएं बनाने वाले लोग कॉमर्शलाइजेशन योजना बनाते हैं जिसमें पैसे का लाभ उनको मिले। वो कहते हैं विकास, विकास निर्माण की बात वो करते हैं। तो हम कह रहे हैं भारत सरकार ने किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये भी दे रहे हैं साल भर का, और बहुत सारी राहत दे रही है किसानों को, लेकिन आज समझ ही नहीं रहा। उसको जरूरत नहीं है 1,20,000 मकान बनाने की। आज हम कह रहे हैं 100 आदमी को मिलकर के जो मकान बना रहे हो 2 करोड़ रुपए गाँव में दे दो ना, वो अपना डेयरी चला लेगा, अपना छोटा मोटा काम कर लेगा। अभी आप देखिए, मैं बहुत सी जगह जाता हूँ, 8वीं का स्कूल है, लड़के पढ़ते हैं 40, मास्टर है उसमें 18, तो 18 लाख रुपए तनख्वाह जा रही है उनको। तो कितना हो गया? 2 करोड़ तो हो गया साल भर में। लड़के कितने 40 सब बराबर इसमें पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हमारा गांव तय करेगा कि हमें करना क्या है, लेकिन हम राजनीति के माध्यम से तय करते हैं कि गांव का विकास होना चाहिए। तो जब तक गांव में राजनीति घुसेगी, आदमी पार्टी की बात करेगा, जब तक गांव का विकास भी संभव नहीं है। इसलिए लोगों को दलों से मुक्त होना ही पड़ेगा, अच्छे आदमियों के साथ चलना पड़ेगा। और भारत सरकार किसानों के इसमें बहुत सारा काम कर रही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अमली जामा नीचे नहीं जा पा रहा। उसी का कारण है कि किसान आंदोलन भी है और सरकार भी परेशान है कि हम कर भी रहे हैं फिर भी आंदोलन हो रहे हैं। दशरथ जी, आपने चर्चा की बामा एशिया की सबसे बड़ी बामासा मंडी की। वास्तव में इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में ऐसा भाव कम जागृत होता है। क्या संघर्ष है आपका इस पे? मैंने कहा कोटा बूंदी की बात नहीं, पूरे समाज का जो जनप्रतिनिधि किसान तो ही नहीं ना। जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं आएगा, पार्टी का प्रतिनिधि में ना पहलेगा कि जनता के प्रतिनिधि नहीं है, पार्टी के प्रतिनिधि है। और पार्टी की जो नीतियां हैं वो दिल्ली में तय होती है और जयपुर में तय होती है, यहाँ नहीं होती ना। और प्रभावशाली आदमी नहीं है। अगर वो जनता के प्रतिनिधि हुए होते तो 10 साल पहले मंडी का विस्तार हो गया होता। 10 साल पहले बहुत सारी योजना आ गई होती। आप मान लो 1275 करोड़ रुपए आप कह रहे हो कैनाल पे, 12 में से हुआ 2012 में, आप 13 साल हो गए। 13 साल में कितना लाभ मिलता है किसान को, लेकिन अभी 10 साल भी पूरा काम होना नहीं है। किसान की सोच ही नहीं है ना। बात करते हैं किसानों की, अन्नदाता कहते हैं सब कुछ, लेकिन सोच नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के सांसद को, यहाँ के MLA को, यहाँ के मंत्री को, यहाँ के बिठा करके गाँव की योजना बनाए, गाँव के विकास की बात करें, सब मिलकर चलें। एक पक्ष को कुछ नहीं कर सकता। उनकी जरूरत हमको पड़ेगी, दिल्ली वही बैठते हैं, जयपुर वही बैठते हैं,
तो मेरी मान्यता है कि गांव के किसानों से जब बात करें तो पार्टी लेस होकर बात करें। अब वो पार्टी के साथ बात करेंगे तो पार्टी के लोग तो कहेंगे मैं 25 चाहिए, पार्टी के लोग कहेंगे मैं 25 चाहिए, प्रतिशत चाहिए, कुर्सियां चाहिए, उनको क्या लेना किसान से। तो आज पूरे देश की हालत यही है कि हम इतने होने के बावजूद भी पूरी पार्लियामेंट में 700 शहादत किसान की हो गई किसान आंदोलन में, एक आदमी ने भी जाके श्रद्धांजलि नहीं दी किसान के पक्ष में है। क्यों? पार्टी के पक्ष में है ना, उसको किसान के पक्ष में कहा है। आज स्थिति कोटा में यही हो रही है कि पार्टी के लोग पार्टी के पक्ष में ज्यादा है, किसान के पक्ष में कम है। हम कोशिश करेंगे उनको भी कि पार्टी से अलग हटके किसानों की बात करें और किसान के विकास की बात करें। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता और राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के राष्ट्रीय संयोजक दशरथ कुमार शर्मा। दशरथ कुमार शर्मा जी काफ़ी लंबे समय से किसानों के हितों की बात करते आए हैं और इनका मानना है कि ग्राम स्वराज के द्वारा ही किसानों का हित हो सकता है और किसानों की समस्याएं ग्राम सभाएं ही तय करे, तब जाकर गांव का विकास हो सकेगा और किसान आत्मनिर्भर बन सकेगा। आज इन्होंने किसानों की समस्या के बारे में विस्तार से बताया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद।